हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाइंदर शुभ नायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी होम साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि एक एसी में पढ़ने वाला बच्चा ही आईएएस पीसीएस को क्लियर करे। तो ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल स्क्रीन पर पढ़ाया जाने वाला ही आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो। बुक से भी, डायरेक्ट बुक से भी पढ़ाया जाने वाला आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्क्रीन पर भी बुक से ही पढ़ाया जाता है। तो आइए यहाँ पर हम अपने सेशन को बिना समय गंवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। और ये जो आपका उद्भवन शक्ति होती है, जब आपके शरीर में रोग रोग आपके शरीर में प्रकट हो जाती हैं, तो उसको कहा जाता है उद्भवन शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिशा मिथाइन विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, फार्मिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है आपका इथाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, द्रव धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिकों एवं अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो आपको बस ये कैलोरीनेशन जो है ये अच्छी तरीके से याद रखना है। कैलोरीनेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ बी ए में मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। तो ओ बी ए का परिवर्णी शब्द क्या है, यानी कि ओ बी ए की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसमें आपका ओरिएंटल ब्लीचिंग एजेंट्स होगा, या फिर ऑप्टिकल ब्राइटेनिंग एजेंट्स होगा, या ओजोन ब्राइटेनिंग एजेंट्स होगा, या फिर ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स होगा। तो इसमें आपका सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्टिकल ब्राइटेनिंग एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष किसी में दी गई अवधि में एक टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगी? इस माप के लिए दिया गया शब्द है ग्रीन हाउस पोटेंशियल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? तो इसमें आपका दूसरा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका ओजोन है अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको ओजोन अपने माइंड में बिल्कुल सेट करके रखना है, ओजोन ही उसका आंसर आएगा। ठीक है, एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल माइंड में रखना है फिक्स करके, और जो आपसे बार बार भी पूछी जाती हैं। और कुछ चीज़ों का आंसर एक ही वही आंसर होता है, बस क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि ये अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, इससे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ लेगा, उसका हिरा फिरा के आंसर जो आएगा वो ओजोन ही आएगा, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, वायु में नाइट्रोजन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ऑक्सीजन को पतला कर देता है, या खून में ऑक्सीजन को घोल देता है, या वायु की सघनता को कम करता है? तो वायु में जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन को पतला कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ग्रीन हाउस में जो गैस उपस्थित होती है आपकी वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, CPCV दर्शाता है, इसमें भी आपसे पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म क्या है? CPCV कॉमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्रिटिकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंटर पॉल्यूशन केयर
बोर्ड। ठीक है, तो इसमें आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। ठीक है, CPCB में। नेक्स्ट प्रश्न आता है पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण एक्ट आपका 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है, यह किसने प्रमाणित किया था कि हवा एक मिश्रण है, तो ये लेवोइजर ने प्रमाणित किया था। लेवोइजर को किसका पिता कहा जाता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ। लेवोइजर को पोषण विज्ञान का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशंस, तो लेवोइजर को कहा जाता है। ये आपसे 2021 के TGT होम साइंस में पूछा जा चुका है। जल प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है, ग्वाइटर, अमीबा पेचिस, सिलिकोसिस या पोलियोमाइलिटिस। तो जल प्रदूषण से जो होने वाला रोग है आपका सिलिकोसिस रोग होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है, तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.03 होती है। चलो यहीं पर मैं आपसे बता देती हूँ वायु में नाइट्रोजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है। तो वायु में नाइट्रोजन जो होता है आपका 78% होता है, ऑक्सीजन आपका 21% होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% होता है, और इत्यादि बाकी जो बचा है इत्यादि होते हैं जैसे सल्फर वगैरह ये सब होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको एक तो वायु का कंपोजिशन अच्छे से याद रखना है, एक वूल का ऊन का उनका कंपोजिशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक आपको प्रोटीन का। ये 3-4 चीज़ें आपकी ऐसी हैं, वायु, प्रोटीन, वूल, इनका कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक है संपूर्ण विश्व की समस्या। ठीक है, स्मोक अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो स्मोक तथा वायु प्रदूषण से जो उत्पन्न होता है धूम यानी कि फॉरेस्ट जो आपका उत्पन्न होता है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो धूम कोहरा को आपकी हटा देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर इनमें से किससे होता है, फौजी राइफल या हवाई हमले में जो सायरन होता है, या लाउड स्पीकर, या फिर रोक संगीत। तो ये सबसे ज़्यादा जो ध्वनियों का शोर होता है वो फौजी राइफल से होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ध्वनियों का मापन किससे किया जाता है। ध्वनियों का मापन किया जाता है डेसिबल से। यहाँ पर अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन करा रही हूँ तो 50 क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी के रूप में यहाँ पर कवर करा दूँगी। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर किसका होता है, तो फौजी राइफल का होता है। कितना होता है आपसे पूछा जा सकता है कि फौजी राइफल का कितने डेसिबल होता है, तो 160 डेसिबल आपका फौजी राइफल का शोर होता है। ठीक है, और ध्वनियों का मापन किससे किया जाता है, डेसिबल से किया जाता है। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना है या बढ़ाना है, या कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना है, या ओजोन के प्रभाव को कम करना है। तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रह सार की जगह समय और प्रकार को नियंत्रण करता है, तो कौन सा करता है, JIT। कौन सा करता है, JIT जो होता है प्रबंधन का उपागम संग्रह सार की जगह समय और प्रकार को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है MGNIGA में कितने दिनों में वेतन रोजगार की गारंटी होती है, तो इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है। MGNREGA कब प्रारंभ किया गया था, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा की फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और इसमें 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। और ये जो मनरेगा है आपकी कब से चलाई जा रही है, तो ये फरवरी 2006 से आपका मनरेगा प्रदान किया जा रहा है। कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, या डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, या श्री नरेंद्र मोदी ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौशल भारत कार्यक्रम आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, प्रश्न है राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो ये राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली आपकी जो प्रारंभ की गई थी 1953 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसार शिक्षा के जो फादर हैं वो कौन से हैं, आप भारत के कौन से हैं और विश्व के कौन से हैं, कमेंट में मेंशन कीजिएगा।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। प्रसाद शिक्षा के फादर भारत में कौन से हैं और विश्व में कौन से हैं। और प्रसाद शिक्षा जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, या चेयरमैन होता है, या कृषि विकास का अधिकारी होता है, या फिर कलेक्टर। तो जिला परिषद का प्रधान जो होता है वो कलेक्टर होता है। पंचायती राज प्रणाली मिलकर बनती है 3 टीयर से, 1 टीयर से, 4 से, या 5 से। तो पंचायती राज प्रणाली जो होती है आपकी वो 3 टीयर अवस्था से मिलकर के बनती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है खंडों द्वारा, सरकार द्वारा, या पंचायती राज द्वारा। तो ये जो आपका प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण है ये पंचायती राज द्वारा रोपित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1947 में, 51 में, 48 में, 52 में। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में शुरू की गई, लागू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संकेतीकृत सामग्री को 2 या 2 से अधिक वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है उसे कहते हैं विश्लेषण कहते हैं, या वर्गीकरण कहते हैं, या संकेतीकरण कहते हैं। तो उसको कहा जाता है वर्गीकरण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है गुड एंड हेट का कहना है कि अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत है वह है वैज्ञानिक थ्योरी, परिकल्पना, प्रश्नावली, या उद्देश्य। तो गुड एंड हेट का जो कहना है अवधारणा, अवधारणा जिसको हम परखते हैं उसको कहा जाता है परिकल्पना। क्या कहा जाता है? मतलब किसी चीज़ को आप परख रहे हो तो परिकल्पना ही तो कर रहे हो। कोई बिल्कुल मतलब उसका बिल्कुल सही नहीं बता रहे हो, सिर्फ परिकल्पना कर रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकता था, सिर्फ परिकल्पना की जा रही है। तो ये इस शब्द का, अवधारणा शब्द का जो यूज़ किया है वो गुड एवं हेट ने किया है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लीजिए। शोध है बार बार अन्वेषण करना, किसी समस्या का समाधान करना, या वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करना, या उपयुक्त सभी। शोध क्या है? रिसर्च क्या होता है? बार बार अन्वेषण करते हैं हम किसी चीज़ को, जैसे रिसर्च कर रहे हैं, वो आपका सही नहीं हो पाता है तो आप फिर से ट्राई करोगे। ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही जाएगा। किसी समस्या का समाधान करना, अब जैसे आप किसी चीज़ पर कोई रिसर्च कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका रिसर्च नहीं हो रहा है तो आप उसको बीच में छोड़ दोगे, उसका समाधान भी ज़रूर ढूंढोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करना। जब हम किसी वैज्ञानिक पद्धति से कोई कार्य करते हैं तो उसको बिल्कुल मतलब सफल बनाने के लिए उसकी जो हमें खोज जो खोज करनी पड़ती हैं वो सारी खोजें हम करते हैं। ठीक है। तो इसमें उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका रैंडम सैंपल क्या होता है? हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है, या फिर शोधकर्ता के पास विभिन्न सामाजिक समूहों को भरने के लिए एक निश्चित कोटा होता है, या एक ज्ञान संभावना रणनीति होती है, या फिर हर नेट यूनिट होता है। तो आपसे मैं बता दूं ये जो रैंडम सैंपल है आपका, हर इकाई को चयन का बराबर मौका मिलता है। ठीक है। इसमें फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें किसी स्थिति में कोई स्क्वायर टेस्ट उचित होगा आबादी और नमूना विचलन परीक्षण के लिए, इसमें भी आपका उपयुक्त सभी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंग एवं धर्म के आधार पर जनसंख्या वितरण हेतु केंद्रीय प्रवृत्ति में से कौन से मापदंड सुझाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे बताऊं, आयोग ने आपका उपयुक्त सभी माना है। ठीक है। में या हम कहीं पर भी आंसर देखते हैं तो कहीं कहीं पर आपको मोड देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको मीडियम देखने के लिए, लेकिन आयोग ने इसका तीनों ही मीन मोड मीडियम तीनों ही होता है उपयुक्त सभी माना है। ठीक है। तो आपको भी उपयुक्त सभी, अगर आपको एग्जाम में देखने के लिए ये प्रश्न मिल जाता है तो आप लोग भी उपयुक्त सभी लगा करके आना। ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है प्राथमिक प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों। तो अनुसंधान द्वारा जो स्वयं अपने आप से जो अनुसंधान करता होता है वो संकलित करता है आंकड़ों को, तो उसको कहा जाता है प्राथमिक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है सांख्यिकी आंकड़ों का करती है संकलन, सारणीय में, वर्गीकरण में। सांख्यिकी आंकड़ों का जो हम करते हैं उपयुक्त सभी में करते हैं, संकलन में भी करते हैं, सारणीयन में भी करते हैं, और वर्गीकरण में भी करते हैं। प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है? सामुदायिक विचरण, जनसंख्या, या परिशुद्धता।
तो ये जो प्रतिचयन किया जाता है आपका विचरण सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध सूचना नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं वह कहलाती है ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके प्रसार शिक्षा से रिलेटेड हैं, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसी तरीके के प्रश्न आपके वहाँ पर पूछे जाएंगे। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं संदर्भिका, साहित्य पुनरावलोकन, भूमिका, परिशिष्ट। किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट आंसर आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका हर्षवर्ग के अभिप्रेरण हाइजीन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हाइजीन कारक नहीं है? कार्यकारी अवस्थाएं, वेतन, पर्यवेक्षक के साथ संबंध या कार्य अपने आप में। तो हर्षवर्ग के जो अभिप्रेरण हाइजीन सिद्धांत के अनुसार है वह आपका इनमें से जो कारक नहीं है वो है कार्य अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट है IPV त्वचा के नीचे से दिया जाता है। IPV का परिवर्णी क्या होगा, यानी कि आपका जो IPV होता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक है, पोलियो मुक्त भारत आपका कब घोषित किया गया है? पोलियो मुक्त भारत आपका 27 मार्च 2014 को भारत को घोषित किया गया है पोलियो मुक्त। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पोलियो मुक्त पहला राज्य घोषित कौन सा किया गया है? तो आपका तमिलनाडु किया गया है। आपको तिथियां भी याद रखनी है और राज्य भी पहला याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो पोलियो मुक्त घोषित राज्य है आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है इसमें, अगर किसी व्यक्ति को अचानक रासायनिक दाह हो जाता है तो तुरंत क्या किया जाना चाहिए? प्रभावित भाग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं और सहायता पहुंचने तक इसकी मालिश करें। प्रभावित भाग पर हल्के गर्म पानी की काफ़ी मात्रा डालें और सहायता पहुंचने तक इसे ढक दें। सहायता पहुंचने तक गर्म पानी की काफ़ी मात्रा डालें नहीं, प्रभावित भाग पर हल्के डिटर्जेंट से धोएं और सहायता पहुंचने तक इसकी मालिश करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपका, मानव दूध में प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन निम्न में से कौन सा होता है? IGF-1 नहीं, मानव दूध में जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो 1GA होता है। कौन सा होता है? 1GA। ठीक है, इसका सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमसे बार बार पूछा जाता है कि मानव दूध में कितना इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ठीक है, तो आपको आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना साथ और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वे आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। थैंक यू।